आवर स्ट्रगल इज़ फॉर आवर फ्रीडम, आवर स्ट्रगल इज़ फॉर आवर इंडिपेंडेंस, जय बांग्ला। ये नारे उस देश की आवाज़ है जिसने अपने राष्ट्र को कट्टरवाद की सोच से ऊपर उठने और अपनी भाषा और कल्चर को सर्वोपरि मानने के लिए दिए थे। यहाँ सभी समाज को बराबर माना जाता था और उनके लिए सिर्फ उनकी भाषा और उनकी कल्चर ही उनकी पहचान हुआ करती थी, ना कि उनका धर्म। फिर भी इस देश को इंडिपेंडेंस बनने के लिए एक भयंकर तबाही का सामना करना पड़ा, जहाँ पर लगभग सब खत्म हो चुका था। बस उम्मीद थी तो सिर्फ हमारा प्यारा भारत। तो आइए जानते हैं 1971 में हुए लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश वॉर को इस वीडियो में। स्टार्ट करें इसकी बैकग्राउंड से। जब ब्रिटिश इंडिया का डिवीज़न होने वाला था, तब लाहौर में प्रेजेंट मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम एक सोवर्जियन स्टेट बनाना चाहते थे। इसी के साथ ईस्ट बंगाल में भी मेजर मुस्लिम कम्युनिटी होने के चलते 1946 में सोवर्जियन स्टेट बनाने की मांग की थी, पर उस समय कॉलोनियल अथॉरिटी ईस्ट बंगाल की डिमांड को खारिज कर देता है। फिर इसके बाद एक साल तक चले पॉलिटिकल नेगोशिएशन के चलते 1947 में ब्रिटिश इंडिया का डिवीज़न इंडिया और पाकिस्तान नाम की दो डोमेन स्टेट में हो जाती है। इंडिया एक तरफ जहां इंडिपेंडेंट स्टेट बन चुकी थी, वहीं पाकिस्तान कल्चरली और जोग्राफिकली दो सेपरेट एरिया में बट चुकी थी और दोनों पाकिस्तान के बीच में थी इंडिया की 1500 किलोमीटर की यूनियन टेरिटरी। अब हम इंडिया की बात को थोड़ी देर रोककर ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान के इशू को समझेंगे और आखिर में देखेंगे इंडिया की क्या अहम भूमिका रही बांग्लादेश को स्वतंत्र कराने में। अब जो पाकिस्तान था वो दो जोन्स में बट चुका था, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान में वेस्ट पाकिस्तान के मुकाबले ज़्यादा पॉपुलेशन थी। लेकिन बावजूद इसके वहाँ की गवर्नमेंट पावर और जो भी गवर्नमेंट रहती थी वो ईस्ट पाकिस्तान के मुकाबले वेस्ट में ज़्यादा रहती थी। इंडिया से अलग होकर ईस्ट पाकिस्तान इंडिपेंडेंस तो हो गया, लेकिन इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेड होने लगा और यहाँ तक कि जो भी उसकी एडमिनिस्ट्रेशन पावर थी वो भी वेस्ट पाकिस्तान में ही कंसंट्रेटेड थी। इसलिए ईस्ट पाकिस्तान में हमेशा से ही मिसगवर्नेंस होता आ रहा था। साल 1950 तक आते आते दोनों ही कंट्री में बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल टेंशन बढ़ने लगती है और इंडिया से पार्टीशन के मात्र 3 साल बाद ही ईस्ट बंगाल में बहुत बड़े स्तर पर एक लैंग्वेज मूवमेंट देखने को मिलता है, जिसकी वजह थी कि जितने भी वेस्ट पाकिस्तान के लोग थे उनका कहना है कि जब देश एक तो भाषा भी एक होनी चाहिए और उन्होंने इसके लिए उर्दू को चुना। यहाँ तक कि मोहम्मद अली जिन्ना ने वन नेशन वन लैंग्वेज की स्पीच ईस्ट पाकिस्तान में भी जाकर दी थी। यह बात ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उनके लिए उनका कल्चर और उनकी भाषा ही सबसे बड़ी पहचान थी और वेस्ट पाकिस्तान का इस तरह जोर देना उनको अच्छा नहीं लगता। इसके खिलाफ ईस्ट पाकिस्तान के लोग धरना प्रदर्शन और रैलियाँ भी करते हैं। इन रैलियों में मोस्ट ऑफ दी यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका के स्टूडेंट और बहुत सारे एक्टिविस्ट थे। इससे परेशान होकर वेस्ट पाकिस्तान की आर्मी स्टूडेंट और एक्टिविस्ट पर ओपन फायर कर देती है, जिसमें कई लोगों की जान भी चली जाती है। और इस घटना के बाद तो ईस्ट पाकिस्तान के लोगों का गुस्सा और भी बढ़ जाता है और 1952 वो समय था जब लैंग्वेज मूवमेंट अपने पीक पर था। इस मूवमेंट से थक हार कर वेस्ट पाकिस्तान के लीडर्स आखिरकार 1952 में बंगाली भाषा को ऑफिशियल स्टेटस दे ही देती है और ये इसी मूवमेंट की देन है कि यूनेस्को ने साल 1999 से 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे के रूप में घोषित कर दिया। इस लैंग्वेज मूवमेंट के बाद साल 1964 में भी ईस्ट बंगाल में भारी दंगे होते हैं और साल 1965 में एक बार फिर से इंडिया पाकिस्तान वॉर होता है, लेकिन ईस्ट बंगाल पहले से ही कमज़ोर था। अब वो इस वॉर के बाद पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली बहुत कमज़ोर हो जाता है और इस चीज़ से परेशान होकर ईस्ट बंगाल के आवामी लीग पार्टी के लीडर शेख मुजीबुर रहमान ईस्ट बंगाल को डेवलपमेंट करने के लिए 6 पॉइंट डिमांड की मांग करते हैं और ये 6 पॉइंट्स पूरे देश को हिलाने वाले थे, क्योंकि ये 6 पॉइंट्स के अंदर ऐसी मांगों को रखा गया था जिसे पूरा करने पर ऐसा लगता था मानो कि वो अपनी मांग से किसी नए देश का निर्माण करना चाहते हैं। आप स्क्रीन पर उन 6 पॉइंट की डिमांड को देख सकते हैं, बट वेस्ट पाकिस्तान के लीडर्स इस 6 पॉइंट डिमांड को एक एंटी नेशनल प्रोस्पेक्टिव देकर डिसअप्रूव कर देती है। इससे ईस्ट पाकिस्तान के लोग निराश होकर फिर से भारी प्रोटेस्ट करते हैं और साल 1969 में जन्म होता है एक मास प्रोटेस्ट का,
जो पूरी कहानी बदलने वाली थी ईस्ट बंगाल की। साल 1969 में हुए मास प्रोटेस्ट इतना ज़ोरदार था कि उस समय के बंगाल के प्रेसिडेंट अयूब खान को भी अपना पद छोड़ना पड़ा था, और इस पोस्ट के लिए अयूब खान आर्मी ऑफ चीफ जनरल याहिया खान को इनवाइट करते हैं कि वो आए और सेंट्रल गवर्नमेंट की कमान संभाल लें और देश में हो रही प्रोटेस्ट को रोकें। इस सिचुएशन को रोकने के लिए याहिया खान पाकिस्तान में पहली बार जनरल इलेक्शन कराने की बात कहते हैं, और इलेक्शन होता भी है। टोटल 313 सीटों पर इलेक्शन लड़ी जाती है, पर जो रिजल्ट आने वाला था वो एकदम बिल्कुल शॉकिंग था। ईस्ट पाकिस्तान की आवामी लीग पार्टी ईस्ट पाकिस्तान में 169 में से 167 सीट्स पर जीत जाती है, पर वेस्ट पाकिस्तान में उसे एक भी सीट नहीं मिलती। वहीं दूसरी तरफ वेस्ट पाकिस्तान की PPP यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वेस्ट पाकिस्तान में से नियरली 144 में से 88 सीट जीत लेती है, पर ईस्ट पाकिस्तान में एक भी सीट नहीं जीत पाती। ये रिजल्ट शॉकिंग करने वाला था, क्योंकि एक ऐसी पार्टी जो वेस्ट पाकिस्तान में एक भी सीट नहीं जीती, वो पाकिस्तान की गवर्नेंस को कैसे चला पाएगी। और फाइनली PPP के लीडर्स जुल्फिकर अली भुट्टो इस इलेक्शन को डिसमिस कराने की कहते हैं, और होता भी यही है। 1 मार्च को याहिया खान अनाउंस करते हैं कि जो भी इलेक्शन हुए हैं उसे डिसमिस किया जाता है। ये बात के सुनते ही ईस्ट पाकिस्तान में फिर से भारी प्रोटेस्ट होते हैं, एक नए और आज़ाद देश की मांग के साथ, और उनका साथ देते हैं आवामी लीग पार्टी के लीडर। और 7 मार्च 1971 को नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट भी स्टार्ट कर दिया जाता है। इस प्रोटेस्ट के बढ़ने पर जो उर्दू स्पीकिंग बिहारीस रहते हैं उनके और बंगाली लोगों के बीच लगातार तनाव बढ़ने लगता है, और वह एक दूसरे पर हमले भी करने लगते हैं, और पाकिस्तान की आर्मी अब अपना कार्ड खेलती है। जो भी ईस्ट पाकिस्तान में रह रहे वेस्ट पाकिस्तान के सपोर्टर थे उन्हें तैयार किया जाता है टू फाइट अगेंस्ट द बंगालीज। और अब वो समय आने वाला था जब वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान पर अटैक करने वाली थी। इसके लिए वेस्ट पाकिस्तान की आर्मी एक प्लान बनाती है, और 10 से 13 मार्च के बीच पाकिस्तान की सारी इंटरनेशनल फ़्लाइट को कैंसिल किया जाता है, और कुछ प्लेन्स को अर्जेंटली ढाका में लैंड करने को कहा जाता है, ये कहकर कि ये सरकारी पैसेंजर है। लेकिन असल बात तो कुछ और ही थी। ये पैसेंजर नहीं बल्कि पाकिस्तान आर्मी थी, और अब वो ईस्ट पाकिस्तान में चल रहे एंटी नेशनलिस्ट प्रोटेस्ट को ख़त्म करने के लिए आए थे। पर इस पॉइंट ऑफ टाइम तक बंगाली नेशनलिस्ट अपने आप को ऑर्गेनाइज करके एक आर्मी का निर्माण करते हैं, और वो इस आर्मी का नाम मुक्ति वाहिनी रखते हैं। मुक्ति वाहिनी यानी द आर्मी ऑफ इंडिपेंडेंस। मुक्ति वाहिनी पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ गोरिल्ला युद्ध छेड़ देती है। इस युद्ध की शिक्षा बंगाली नेशनलिस्ट को इंडियन आर्मी द्वारा दिया जाता है। इसके जवाब में पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को शांत रखने के लिए ईस्ट पाकिस्तान सेंट्रल पीस कमेटी का गठन करती है, और उसका नाम रखा जाता है शांति वाहिनी। ये नाम जिसका मतलब जितना शुद्ध है, मगर ये संगठन लूटमार अत्याचार जितना आप बुरा सोच सकते हो वो सब करती है। समय बीतता है, फिर दिन आता है 25 मार्च 1971। इस दिन पाकिस्तान गवर्नमेंट एंड आर्मी एक जेनोसाइड प्लान करती है, ऑपरेशन सर्च लाइट, जिसका मकसद था कि जितने भी लोग ईस्ट पाकिस्तान की आज़ादी की बात कर रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, सिविलियंस हो, स्टूडेंट हो या फिर एक्टिविस्ट, उन सबको मार दिया जाए। इस काम को अंजाम देने के लिए पाकिस्तानी आर्मी को काम पर लगाया जाता है। पाकिस्तान के पॉपुलर लीडर शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन इससे पहले कि पाकिस्तानी आर्मी उन्हें अरेस्ट करती, उससे पहले शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश को इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित कर देते हैं। इस मैसेज को एक ट्रांसमीटर द्वारा भेजा गया था, और ये मैसेज 25 से 26 मार्च के बीच ट्रांसमिट हो जाती है मिडनाइट। इसलिए 26 मार्च को बांग्लादेश अपना इंडिपेंडेंस डे भी सेलिब्रेट करता है। मगर अब सिचुएशन और भी ख़राब होने वाली थी। 27 मार्च की रात पाकिस्तानी आर्मी ढाका यूनिवर्सिटी की 2 हॉस्टलों में अटैक करके करीब 7000 स्टूडेंट की जान ले लेती है। ये खबरें देश से बाहर ना जा पाए, इसके लिए पाकिस्तानी आर्मी सारे जर्नलिस्ट को बहाल करके जितने भी रेडियो ट्रांसमीटर थे सभी को कम्प्लीटली बंद कर देते हैं। लेकिन एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट एंटोनी मार्कस नियाज यूके भाग जाते हैं, और जितना भी जेनोसाइड उन्होंने बांग्लादेश में देखा था उसे द संडे टाइम्स न्यूज़पेपर में पब्लिश कर देते हैं। और 13 जून 1971 वो दिन था जब बाकी दुनिया को बांग्लादेश के अंदर हो रहे अत्याचारों का पता चलता है। पर इस न्यूज़ के पब्लिक होने से पहले ही अप्रैल के महीने में कुछ आवामी लीग के कुछ लीडरों का एग्जाइल हो चुका था, और वो लोग इंडिया आ जाते हैं और कोलकाता में एक गवर्नमेंट बनाते हैं। और अब वो समय आ चुका था जब इंडिया का इन्वॉल्वमेंट होने वाला था लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश वॉर में।
उस समय की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी चीफ ऑफ आर्मी जनरल सैम मानेकशॉ को कहती हैं कि वो अपनी आर्मी लेकर जाएं और ईस्ट पाकिस्तान में चल रही जेनोसाइड को बंद कर दे। पर उस पॉइंट ऑफ टाइम तक सैम मानेकशॉ मना कर देते हैं, ये कहते हुए कि हम इस वॉर के लिए तैयार नहीं हैं। अगर हम ऐसे ही अटैक करेंगे तो हमारे हाथ कुछ नहीं लगने वाला। उस पर इंदिरा गांधी उन पर भरोसा दिखाकर उन्हें कुछ दिनों को तैयारी करने देती है। समय के साथ साथ स्थिति और भी ख़राब होने लगती है। ठंडी की शुरुआत थी कि ईस्ट पाकिस्तान से लगभग 10 मिलियन सिविलियंस इंडिया के अलग अलग स्टेट में आकर रिफ्यूजी लेते हैं और इससे इंदिरा गांधी का टेंशन और भी बढ़ने लगता है। उनका मानना था कि 10 मिलियन रिफ्यूजी को अपने देश में रखने से कम कॉस्टली होगा कि ईस्ट पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस करा दिया जाए और जितने भी रिफ्यूजीज आए हैं उन्हें अपनी कंट्री वापस भेज दिया जाए। पाकिस्तानी आर्मी इसी डर की वजह से कि इंडिया कभी भी उन पर अटैक कर सकता है और 3 दिसंबर 1971 में पाकिस्तानी आर्मी ऑपरेशन चंगेज़ खान लॉन्च करती है और इंडिया के 8 एयरफील्ड एरिया में एयर स्ट्राइक कर देती है। इस स्ट्राइक के शुरू होते ही इंदिरा गांधी पूरी देश में वॉर डिक्लेयर कर देती है। फिर इसके बाद 13 दिन तक चले इस वॉर में इंडिया ने पाकिस्तान को एयर, लैंड और नेवी के तीनों एरियाज़ में बहुत बुरी तरीके से हराया और आखिरकार 16 दिसंबर 1971 इतिहास के पन्नों का वो दिन था जब पाकिस्तान की 93,000 सैनिकों ने भारतीय सैनिकों के सामने घुटने टेक दिए और ये आज तक की हिस्ट्री का सबसे बड़ा आर्मी सरेंडर था। और इस तरह से कहानी ख़त्म होती है बांग्लादेश लिबरेशन वॉर की।